चलो ठीक है। चलो ठीक है, आज हम बात करेंगे एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में। बस जितने अब हो गए ना एंट्री, बस इतने करेंगे, उसके बाद नहीं है। अब सुनो मेरी बात यहाँ पर। मैसेज में क्या लिखना आ रहा है? एवरीवन, चलिए अब सुनिए यहाँ पर। आज हम एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स है, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमारे पास। देखिए, एंटी एरिथमिक ड्रग्स एक कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स हैं। जो सीवीएस सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था उसी में आता है एंटी एरिथमिया। आप लोगों को पहले क्या समझना पड़ेगा कि जब भी हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को स्टडी करवाते हैं, उसको ड्रग्स करवाते हैं ना, हम एंटी एरिथमिया को एज ए सेपरेट चैप्टर पढ़ाते हैं। उसका क्या रीजन है कि जितने भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स है, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, हाइपोलिपिडिक ड्रग्स है, एंटी एंजाइनल ड्रग्स है, एंटी इस्केमिक ड्रग्स है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है या मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन है, जितने भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिजीज है, हम उनको एक तरफ पढ़ाते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एरिथमिया ड्रग्स, हम उनको एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ाते हैं। इसका क्या रीजन है? देखो, नंबर फर्स्ट, जितने भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स है ना, सबका इफेक्ट डायरेक्ट है। फॉर एग्जांपल, हम लोग जब पढ़ते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, तो सीधे दिखाते हैं अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, एसी ब्लॉकर, एटी ब्लॉकर दिखाते हैं या रेनिन दिखाते हैं। लेकिन जब एंटी एरिथमिया की बात करते हैं ना, यहाँ पर जितने भी ड्रग्स को स्टडी करवाते हैं ना, सबके साथ डील करते हैं ना इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। हम कहीं पर भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जितने भी सिस्टम्स है, चाहे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, हाइपोलिपिडिक ड्रग्स है, चाहे मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है या इस्केमिया डिजीज है, हम कहीं पर भी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी नहीं करवाते। लेकिन द ओनली डिजीज वायर वी टॉक अबाउट एंड वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, तो वो वहाँ कहाँ पर आता है? एंटी एरिथमिक ड्रग्स में। तो एंटी एरिथमिक ड्रग एक वो क्लास है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में जहां पर हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के साथ डील करते हैं। दिस इज अ पॉइंट नंबर वन। एंड द पॉइंट नंबर सेकंड इज कि वो क्या चीज है कि जब भी हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को स्टडी करते हैं, जितने भी डिजीज पार्ट हम पूरी की पूरी बॉडी को एज ए होल स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में हार्ट के पास क्या सिस्टोल है, उस वक्त डायस्टोल क्या रहता है, हमारे हार्ट की बीट क्या रहते हैं, उसका हमारे आईज पे क्या इफेक्ट है, सारी बॉडी में क्या इफेक्ट है। उसी तरीके से मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सारे डिजीज। लेकिन जब हम स्टडी करवाते हैं ना किस ड्रग्स के बारे में, जब हम स्टडी करवाते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स में, एंटी एरिथमिक ड्रग्स में जो द इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हमें अंडरस्टैंड करना समझना वो चीज है कि हम लोग इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग ये चीज देख लेना यहाँ पर। देखो यहाँ पर, पूरी की पूरी सारा का सारा जो एरिथमिक ड्रग्स है ना, वो सिर्फ ये जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, यही है एरिथमिक ड्रग। पहले हम ये समझेंगे कि एरिथमिया क्या होता है। याद रख लेना, एरिथमिक ड्रग्स जिस किसी के साथ डील करते हैं, दैट इज ओनली एंड ओनली हार्ट रिदम, या आप कह सकते हो हमारे पास कार्डियक रिदम। जितने भी एंटी एरिथमिक ड्रग्स है, सारे के सारे डील करते सिर्फ और सिर्फ कार्डियक रिदम के साथ या हार्ट रिदम के साथ। तो इसका क्या मतलब है? जब हमारे हार्ट में सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है, हम कहते हैं कि हमारा हार्ट किस में? रिदम में, नंबर फर्स्ट। लेकिन जब हम जितने भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स पढ़ते हैं, वहां पर हम डायरेक्टली यूज करते हैं टर्म सिस्टोल एंड डायस्टोल। लेकिन याद रख लेना, जब भी हम एरिथमिक ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, हम नहीं कहते हैं सिस्टोल डायस्टोल, बल्कि वी यूज द टर्म एक्शन पोटेंशियल, कि हमारा हार्ट कब ऑटोमेटिक रिदमिस्टी शो करेगा, ये कब एक्शन पोटेंशियल शो करेगा, ये कब डिपोलराइजेशन शो करेगा, ये कब रिपोलराइजेशन शो करेगा, ये कब हाइपर पोलराइजेशन शो करेगा। तो जब भी हम एरिथमिक ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो ये चीज को समझना है कि जितने भी कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स है, वहां पर हम डायरेक्ट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। लेकिन जब हम एंटी एरिथमिक ड्रग्स पढ़ते हैं, यहाँ पर हम फिजियोलॉजी डायरेक्ट नहीं पढ़ते हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रोग्रेडिएंट के बारे में बात करते हैं, हम एक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, हम यहाँ पर डिपोलराइजेशन के बारे में बात करते हैं, हम रिपोलराइजेशन के बारे में बात करते हैं, एंड वी टॉक अबाउट द रिपोलराइजेशन। तो याद रखना है, एंटी एरिथमिक ड्रग्स वो सारे के सारे ड्रग्स हैं जो प्रिवेंट करते हैं या ट्रीट करते हैं अगर मेरी बॉडी में किसी भी तरीके से इरेगुलरिटी आती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कार्डियक रिदम। तो इसका मतलब एंटी एंजिनल ड्रग्स रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ और सिर्फ हार्ट की रिदम की तरफ। कंट्रैक्शन,
रिलैक्सेशन, ये तो हम टर्म कहते हैं बाकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में, लेकिन जब हम एरेथीमिया के बारे में बात करते हैं वो यूज द टर्म इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। हम यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, हम डिपोलराइजेशन के बारे में बात करते हैं, हम रिपोलराइजेशन के बारे में बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द हाइपरपोलराइजेशन। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी एंटी एरेथमिक ड्रग्स को हम पढ़ेंगे तो हमारे पास जो कंसर्न मैटर है, कंसर्न थिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट की रिदम है। अगर किसी भी पर्सन को हार्ट की रिदम में किसी भी तरीके से एबनॉर्मेलिटी आती है, इरेगुलरिटी आती है, दैट डिजीज इज कॉल्ड एज एरेथीमिया। तो इसका मतलब एंटी एरेथीमिया ड्रग्स वो सारे के सारे ड्रग्स है जो हार्ट की रिदमिस्टिक को ट्रीट करती है, उसको प्रिवेंट करते हैं। लेकिन हमारे हार्ट की पहले रिदम किस चीज को बोलते हैं? अगर आप लोगों ने देखा होगा एक टर्म, आप लोगों ने सब ने ये तो चीज तो देखा ही होगा, सब लोगों ने, जिसको मैं यहाँ पर नोटिफाई कर रहा हूँ अभी, सब लोगों ने ये चीज तो देखा ही होगा, सब के सब लोगों ने, जिसको हम PQRST इंटरवल बोलते हैं। लेकिन याद रख लेना, इसी को रिदम बोलते हैं। जब भी हमें हार्ट में रिदम को चेक करना होता है तो इस तरह के साइकिल्स आ जाते हैं और इस साइकिल्स को बोलते हैं रिदम। और याद रख लेना, अगर किसी भी पर्सन को इसी साइकिल में, इसी रिदम में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, एंड वी कॉल्ड दिस एज एन एरेथीमिया। अगर किसी भी पर्सन को हार्ट की रिदम में, PQRST साइकिल में, वहां पर कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, लेकिन यहाँ पर टर्म कहते हैं हम एक्शन पोटेंशियल, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन या हाइपरपोलराइजेशन, अगर यहाँ पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, वी टॉक दिस एज एन एरेथीमिया। तो याद रख लेना, जो साइकिल आप लोग देखते हो जब हम इलेक्ट्रोग्राफ को स्टडी करते हैं ना, तो जो साइकिल PQRST आता है, इसी में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वी कॉल दिस एज एन एरेथीमिया। और इसी एरेथीमिया को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स का यूज किया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज एंटी एरेथीमिक ड्रग्स। तो देखो यहाँ पर हमें पहले समझना है क्या, पहले हमें नॉर्मल साइकिल को समझना पड़ेगा। पहले हम नॉर्मल साइकिल को स्टडी करेंगे, मैं उम्मीद है कि आप सब लोग इस पे फोकस करेंगे। देखो, नॉर्मली हमारे बॉडी में क्या होता है, नॉर्मली हमारे बॉडी में 5 फेजेस होते हैं। जब भी हम लोग अपने बॉडी के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली हमारे पास 5 फेजेस होते हैं, ये याद रखना है। जब भी कहीं पर भी हमें रिदमिस्टिक को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हार्ट रिदम को स्टडी करने पड़ेगा, हमें कार्डियक रिदम को स्टडी पड़ेगा, हार्ट की कंट्रैक्टिबिलिटी और रिलैक्सेशन को स्टडी करना पड़ेगा। हम वहां पर किस चीज को स्टडी करते हैं? कार्डियक रिदम। और याद रखना, जब भी कार्डियक रिदम होता है ना, इसमें 5 साइकिल्स हो जाते हैं। वो मैं आपको चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर देना। वो क्या 5 साइकिल होते हैं? देखो, पहला ही जो आपको ये दिख रहा है ना, 0 मिलीवोल्ट, इसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। किसी भी लेवल में, किसी भी कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए पहले जो बेस लाइन स्टडी की जाती है, जिसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये हमारे पास है RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसके पोटेंशियल से हम कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। नंबर फर्स्ट। देखिए, नंबर सेकंड क्या है? जब भी हम लोग अपने हार्ट में कार्डियक साइकिल को स्टडी करते हैं ना, तो इसमें हमें किस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, वो समझना है पहले कि इसमें 5 फेजेस होते हैं। कौन कौन सा फेज? फेज 0, 1, 2, 3 एंड 4। जैसे कार्डियक रिदम के फेजेस है, बिल्कुल हु बहू हमारे पास वैसे एंटी एरेथमिक ड्रग्स है। हम रिपीट करते हैं इस साइकिल को बढ़ाने से पहले, एरेथीमिया क्या चीज है? अगर किसी भी पर्सन को इस साइकिल में जो आपको दिख रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्डियक रिदम, अगर इस कार्डियक रिदम में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आ जाए ना, हम इस डिजीज को बोलते हैं एरेथीमिया। और वो सारे के सारे ड्रग जो प्रिवेंट करे, ट्रीट करे कार्डियक एरेथीमिया को, उसको बोलते हैं कार्डियक एरेथीमिक या एंटी एरेथीमिक ड्रग्स। नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। आपको याद रखना पड़ेगा कि जब हार्ट में ऐसे नोड होता है, सिन एनकोडनस नोड या AV नोड होता है, जिसको पेस सेटर बोलते हैं, आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड, SA नोड, पेस मेकर, याद रख लेना, ये क्या करते हैं ना, ये हमारी बॉडी में इम्पल्स जनरेट करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, SA नोड और AV नोड का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है कि ये हमारी बॉडी में इम्पल्स को क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। जब हमारी बॉडी में किसी भी तरीके से इम्पल्स जनरेट हो जाते हैं, हमारे हार्ट में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डिपोलराइजेशन, मतलब कंट्रैक्शन। जब भी मुझे अपने हार्ट को कंट्रैक्ट करना है, SA नोड और AV नोड इम्पल्स को जनरेट करते हैं, और उस इम्पल्स की वजह से क्या हो जाता है? हमारे बॉडी में डिपोलराइजेशन हो जाता है, या मैं कह सकता हूँ कंट्रैक्शन। इसका मतलब मेरे हार्ट में जब भी कंट्रैक्शन चाहे तो मुझे इम्पल्स चाहिए, वो कौन देता है? SA नोड और AV नोड। मगर याद रख लेना, ये जो ये इम्पल्स जनरेट करते हैं ना, इसी इम्पल्स की वजह से PQRST साइकिल बनता है, या हमारे हार्ट में कार्डियक रिदम बनती है। अगर किसी भी तरीके से इसी इम्पल्स को, किसी भी तरीके से इसी इम्पल्स में प्रॉब्लम आ जाए, दैट बिकेम्स ए वे, वो एक गेट खोल देता है, जिसको बोलते हैं कार्डियक एरेथीमिया।
तो याद रख लेना, हार्ट का जो कार्डियक साइकिल है ना, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, प्लीज एंड प्लीज। पूरा का पूरा हार्ट का जो कार्डियक रिदम है ना, वो दो पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। द नंबर फर्स्ट पॉइंट जिसको मैं अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड इज कंडक्शन। कि जब भी मेरे हार्ट में एसए नोड और एवी नोड इम्पल्स जनरेट करते हैं ना, जब वो लोग इम्पल्स जनरेट करेंगे ना, उसके बाद ये पूरे हार्ट में कंडक्ट करेगा। ये आर्टरिया से जाएगा वेंट्रिकल्स की तरफ, इसको कंडक्टेंस बोलते हैं। अगर किसी भी तरीके से, याद रख लेना, अगर किसी भी तरीके से इसी इम्पल्स जनरेशन में, जो कि एसए नोड और एवी नोड से बनती है, या इसके कंडक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है ना, इसी की वजह से एरेथीमिया हो जाता है। रिपीटेड, अगर मेरे बॉडी में किसी भी तरीके से इम्पल्स जनरेशन में प्रॉब्लम आ जाए, नंबर फर्स्ट, या उसके कंडक्टेंस में प्रॉब्लम आ जाए, उसकी वजह से एक डिजीज हमारे हार्ट में हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक एरेथीमिया। तो कार्डियक एरेथीमिया इज नन बट द चेंज इन द रिदमिसिटी ऑफ द हार्ट, हमारे कार्डियक रिदम में चेंज आ जाना, लेकिन दो फैक्टर की वजह से, या तो इम्प्रॉपर पल्स जनरेशन होगा, या तो इम्प्रॉपर कंडक्टेंस ऑफ द इम्पल्स होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, कार्डियक एरेथीमिया। नंबर फर्स्ट पॉइंट। लेकिन नंबर सेकंड क्या चीज है वो समझ लेना। जब भी मेरे हार्ट में कंट्रैक्शन और रिलैक्स करता है ना, ये चार फेजेस से गुजरता है। जब भी मेरे हार्ट में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ना, ये चार फेजेस में हो जाता है। नंबर फर्स्ट, पहले क्या होता है, इम्पल्स जनरेट। जब मेरे हार्ट में किसी भी तरीके से इम्पल्स जनरेट हो जाते हैं ना, उसके बाद ये हो जाती है कंडक्टेंस। द नंबर फर्स्ट इज जनरेशन ऑफ द इम्पल्स, एंड द नंबर सेकंड इज इस इम्पल्स का कंडक्टेंस आर्टरिया से वेंट्रिकल्स की तरफ। अगर नंबर थर्ड इज एक्साइटेबिलिटी, उसके बाद जो हार्ट एक कंट्रैक्ट करता है ना, एक्साइटेबिलिटी शो कर देता है, एंड लास्ट में रिलैक्स कर देता है, जिसको हम बोलते हैं रिपोलराइजेशन। तो हार्ट का इम्पल्स जनरेट कर जाना, उसके बाद कंडक्टेंस कर जाना, उसके बाद एक्साइटेबिलिटी आ जाना, उसके बाद रिलैक्सेशन आ जाना, रिपोलराइजेशन आ जाना, ये फेजेस है हमारे हार्ट के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का। और याद रख लेना, अगर किसी भी तरीके से इम्पल्स जनरेशन में, इम्पल्स कंडक्शन में, एक्साइटेबिलिटी में, या रिपोलराइजेशन में, जिसको हम रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट बोलते हैं, प्रॉब्लम आ जाते हैं ना, इस चीज को हम बोलते हैं प्रॉब्लम इन कार्डियक रिदम, या कह सकते हैं कार्डियक एरिथमिया। इसका मतलब जब भी किसी भी पर्सन को कार्डियक एरिथमिक होता होगा, या तो इम्पल्स जनरेशन में प्रॉब्लम है, या तो कंडक्टेंस में प्रॉब्लम, या तो एक्साइटेबिलिटी में प्रॉब्लम है, या तो रिलैक्सेशन में क्या है, प्रॉब्लम। वो सारे के सारे ड्रग्स जो हम देते हैं ताकि ये सारी के सारी डिजीज ट्रीट हो जाए, उनको बोलते हैं कार्डियक एरिथमिक ड्रग्स। अब हम यहाँ पर देखते हैं कार्डियक एरिथमिक जो रिदम होते हैं ना, ये कैसे वर्क करते हैं, और ये जो पीक्यूआरएसटी साइकिल ये कैसे बनता है, और ये कैसे कार्डियक एरिथमिया काज करता है, और हम जो ड्रग्स देते हैं वो कैसे इसको ट्रीट करते हैं। ठीक बात है, आप समझते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर, ये पहले मेरे पास है फेज जीरो, ये मेरे पास है फेज वन, ये मेरे पास है फेज टू, ये मेरे पास है फेज थ्री, और ये मेरे पास है फेज फोर। लेकिन नंबर फर्स्ट गोल्डन पॉइंट जो सब याद रखेंगे, कि मेरा हार्ट जब कंट्रैक्ट करता है, जिसको डिपोलराइजेशन बोलते हैं, दैट बिलोंग्स टू फेज जीरो। मैं पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं, वो फेज हमारे हार्ट का जहां पर हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करता है, या आप कह सकते हो कि डिपोलराइजेशन शो करता है, वो कौन सा है, फेज जीरो। इसका मतलब द फेज जीरो ऑफ द कार्डियक साइकिल इज द साइकिल वाई द हार्ट शोज मैक्सिमम डिपोलराइजेशन, मैक्सिमम कंट्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड एज फेज जीरो। नाउ, लेकिन जब फेज फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, फेज सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, फेज थर्ड स्टार्ट हो जाएगा ना, दीज आर कॉल्ड एज रिपोलराइजेशन फेजेस। इसका मतलब द फेज जीरो इज कॉल्ड एज डिपोलराइजेशन फेज, द फेज वन, द फेज टू, द फेज थ्री, दीज आर कॉल्ड एज रिपोलराइजेशन फेजेस। इसका मतलब जब मेरा हार्ट मैक्सिमम कंट्रैक्ट करेगा, दैट बिलोंग टू द फेज जीरो। उसके बाद जब फेज फर्स्ट स्टार्ट होगा, फेज सेकंड स्टार्ट होगा, फेज थर्ड स्टार्ट होगा, दीज आर कॉल्ड एज रिपोलराइजेशन स्टेट्स। लेकिन इसमें एक फेज है जिसको हम बोलते हैं फेज फोर्थ। इसी फेज फोर्थ की वजह से हम कहते हैं कि हमारा हार्ट है ना, वो ऑटोमेटिक है। हम हमेशा कहते हैं कि जो हार्ट है वो मायोजेनिक इन नेचर है, इट वर्क्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स ओन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज मायोजेनिक। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारा हार्ट जो ऑटोमेटिक रिदमिस्टी शो करता है, उसका मेन साइकिल कौन सा, मेन फेज कौन है, दैट इज फेज नंबर फोर। इसका क्या मतलब है, जब मुझे हार्ट को कंट्रैक्ट करना है, तो मेरे हार्ट में जो फेज इन्वॉल्व होगा, दिस इज कॉल्ड एज फेज जीरो। जब मैक्सिमम कंटेंट शो करे, उसके बाद जब हम रिलैक्सेशन की तरफ चले जाएंगे, तो आएगा फेज वन, आएगा फेज टू, आएगा फेज थ्री। जब फेज थ्री आएगा, हमारा हार्ट कंप्लीट इस वक्त रिलैक्स है। लेकिन
ये हमेशा रिलैक्स नहीं रहेगा, ये अब आएगा कंट्रैक्ट की तरफ। जब ये कंट्रैक्ट की तरफ आएगा तो फेज 3 से और फेज 0 के बीच में एक इंपॉर्टेंट फेज है, दिस इज कॉल्ड एज फेज नंबर 4, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी फेज। और यही वो फेज है जो एक रिफ्रैक्शन रखता है किन दोनों के बीच में, मैक्सिमम कंट्रैक्शन और मैक्सिमम रिलैक्सेशन के बीच में। जब हार्ट मैक्सिमम कंट्रैक्ट करता है उसके बाद फेज 1 फेज 2 फेज, जब मैक्सिमम रिलैक्स करता है उस मैक्सिमम रिलैक्स से, और जब हम हार्ट कंट्रैक्ट करने लग जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज फेज 4, एंड फेज 4 इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टरी पीरियड। नंबर फर्स्ट, अब देखिए साइकिल बनता है कैसे वो समझ। देखो यहां पर, अब देखो पहले हमारे पास है फेज 0। फेज 0 वो साइकिल है जहां पर हार्ट मैक्सिमम कंट्रैक्ट करता है, और मैंने कहा है वो फिजियोलॉजिकल इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे बॉडी में मैक्सिमम आइनोट्रोपिक इफेक्ट शो करता है, दिस इज अ सोडियम। तो इसका मतलब जब मेरे हार्ट में मैक्सिमम कंट्रैक्शन होता है उस वक्त मेरे हार्ट के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट इन करता है, दिस इज सोडियम। इसका मतलब फेज 0 बिलोंग्स टू द डिपोलराइजेशन फेज, कंट्रैक्शन फेज, बट इट आल्सो बिलोंग टू द सोडियम फेज, बिकॉज इसी फेज में मैक्सिमम सोडियम क्या आता है, सेल के अंदर आता है, और सेल क्या करने लगते हैं, हार्ट क्या करने लगता है, कार्डियक सेल्स क्या करने लगते हैं, कंट्रैक्ट। दिस इज फेज नंबर फर्स्ट। लेकिन मैंने कहा था जब फेज फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा हार्ट क्या करने लगेगा, रिलैक्स। जब हार्ट रिलैक्स करने लगेगा तो ये जो पहला चीज है ना, ये सोडियम को क्या कर देता है, इनहिबिट। जब सोडियम अंदर नहीं आएगा इसका मतलब अब मैक्सिमम डिपोलराइजेशन, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन शो नहीं होगा, लेकिन ये क्या करने लगता है, पोटेशियम को क्या करने लगता है, बाहर करने लगता है। तो द फेज फर्स्ट में क्या हो रहा है, फेज फर्स्ट में ये हो रहा है कि सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम पोटेशियम क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है, ताकि हमारा हार्ट कंट्रैक्शन से किसकी तरफ चला जाए, रिलैक्सेशन की तरफ। उसके बाद फेज नंबर 3 है, उसको हमें समझना है। आप लोग यहाँ पर एक चीज देखते हैं, एक ज्योग्राफिकल टर्म होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लेटो। अगर कहीं पर भी बहुत ज्यादा रेजेड प्लेटफॉर्म है लेकिन ऊपर से फ्लैट है, हम उसको बोलते हैं प्लेटो। और यहां पर आप देख रहे हो इस फेज में, फेज नंबर 2 में क्या हो रहा है, फेज नंबर 2 में ये हो रहा है कि ये एक फ्लैट की तरह, प्लेटू की तरह है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, याद रख लेना मेरी बात प्लीज। जब फेज नंबर 2 में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, कैल्शियम अंदर आने लगता है। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फेज नंबर 2, लेकिन स्टेप नंबर 3 वो क्या चीज है कि इसमें कैल्शियम इनवर्ट आने लगता है। और आप जानते हो कि कैल्शियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ द वेलोसिटी या डिपोलराइजेशन, कि हमारे हार्ट में कैल्शियम भी एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो हमारे बॉडी में क्या लाता है, कंट्रैक्शन। इसका मतलब फेज नंबर 0 में सोडियम अंदर आ जाता है, फेज नंबर फर्स्ट में क्या होता है, सोडियम चैनल को ब्लॉक किया जाता है और पोटेशियम को बाहर किया जाता है। लेकिन जब फेज नंबर 2 आता है उसमें क्या रहता है कि कैल्शियम आना स्टार्ट कर जाता है, ठीक बात है। लेकिन अब हम बात करेंगे फेज नंबर 4, और याद रख लेना द फेज नंबर 0 इज द डिपोलराइजेशन, द कंट्रैक्शन फेज। और उसके बाद फेज 1 फेज 2 और फेज 3 ये हमारे बॉडी में क्या रहेगा, रिलैक्सेशन फेज है, रिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन का मतलब कंट्रैक्शन और रिपोलराइजेशन का मतलब रिलैक्सेशन। इसका मतलब फेज नंबर 0 डिपोलराइजेशन जहां पर सोडियम चैनल इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन फेज नंबर 1 फेज नंबर 2 और फेज नंबर 3 ये क्या है, रिपोलराइजेशन है, ये आप कह सकते हो रिलैक्सेशन साइकिल है। लेकिन इसमें आप देख लेना, इसमें क्या होता है, इसमें ये देख लेना आप कि सोडियम जब फेज नंबर 4, पहले फेज नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, जरा देख लेना कि कैल्शियम चैनल जो फेज नंबर 2 में जो कैल्शियम चैनल एक्टिवेट हुआ था उसकी वजह से प्लेटो बना था। लेकिन फेज नंबर 3 में हम लोग क्या करते हैं, इसी कैल्शियम चैनल को क्या करने लगते हैं, ब्लॉक करने लगते हैं। यहाँ पर लिखा होगा कैल्शियम चैनल को हम इनएक्टिवेट करते हैं लेकिन पोटेशियम को क्या निकालते हैं, बाहर। अब मैं आपको एक पॉइंट लास्ट में समझाना चाहता हूँ ताकि वो लोग आप समझे। देखो यहाँ पर सब इस नोड, अगर कोई नोड बनाना चाहे तो प्लीज वो बना देना, याद रख लेना यहाँ पर। अगर मेरे पास, अगर मेरे पास किसी भी तरीके से, अगर मेरे बॉडी में किसी भी तरीके से क्या बनने लगते, जरा यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, ये देख लेना आप। अगर मेरे पास एक कार्डियक चैनल है या कार्डियक सेल है, याद रख लेना जितना ज्यादा सेल के अंदर सोडियम चला जाता है, जितना इसके अंदर सोडियम चलता आएगा, यहाँ ऐसे रख देना,
याद रख लेना। अब यहाँ पर समझ लेना, जितना ज्यादा एक सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, जितना ज्यादा एक कार्डियक सेल के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, उतना ही ज्यादा वो कंट्रैक्शन करती है। एंड दिस इज कॉल्ड एज डिपोलराइजेशन। जितना कहीं पर भी कार्डियक सेल में या कार्डियक मसल में या कार्डियक फाइबर में जितना ज्यादा सोडियम एंटर करेगा, जितना ज्यादा पोटेशियम एंटर करेगा, जितना ज्यादा कैल्शियम एंटर करेगा, जिनके पास एक पॉजिटिव चार्ज रहता है ना, उतना ही ज्यादा डिपोलराइजेशन हो जाएगा, उतना ही ज्यादा मसल में कंट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा सेल से सोडियम बाहर निकलेगा, पोटेशियम बाहर निकलेगा, कैल्शियम बाहर निकलेगा, उतना ही ज्यादा वहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है एंड हमारा हार्ट किसकी तरफ चला जाता है? रिलैक्सेशन की तरफ। तो अब मैं एक नटशेल में ये बात कहना चाहता हूं कि जितना एक सेल के अंदर सोडियम ज्यादा आएगा, पोटेशियम ज्यादा आएगा, कैल्शियम ज्यादा आएगा, जिनके पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, उतना ज्यादा डिपोलराइजेशन, उतना ज्यादा कंट्रैक्शन। लेकिन जितना एक सेल से पोटेशियम बाहर निकलेगा, सोडियम बाहर निकलेगा या कैल्शियम बाहर निकलेगा, वहां पर उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है? रिलैक्सेशन। इसका मतलब जो फेज जीरो है, जो डिपोलराइजेशन फेज है, उसमें बहुत ज्यादा सोडियम अंदर आता है, लेकिन सोडियम के पास रहता है पॉजिटिव चार्ज। जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा डिपोलराइजेशन। लेकिन जब फेज स्टार्ट हो जाते हैं, पोटेशियम बाहर निकलना स्टार्ट कर जाता है, जिसकी वजह से वहां पर उतना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कम होता चला जाता है, उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बनता है और अल्टीमेटली मेरे हार्ट की सेल्स, मेरे हार्ट का फाइबर किसकी तरफ चला जाता है? रिलैक्सेशन की तरफ। प्लीज इस चीज को हम लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ठीक बात है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे दोबारा। अब आप लोग यहां पर आओ दोबारा। फेज जीरो, डिपोलराइजेशन फेज सोडियम चैनल पे डिपेंड करता है। फेज नंबर फर्स्ट, फेज नंबर सेकंड एंड फेज नंबर थर्ड, इसमें क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज को बाहर किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चार्ज को लाया जाता है, ताकि मेरे हार्ट के मसल में क्या आ जाए? रिलैक्सेशन। लेकिन अब है फेज नंबर फोर्थ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस फेज को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टरी फेज। याद रख लेना, इस फेज को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी फेज। और रिफ्रैक्टरी फेज वो फेज है जहां पर सेल सोडियम को अंदर लाना स्टार्ट करता है। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द इन द फेज ऑफ कार्डियक रिथम, व्हाट इज द स्टेप एंड वेयर इज द स्टेप, जहां पर हमारा हार्ट ऑटो रिदमिस्टी की तरफ चला जाता है। ऑटो रिदमिस्टी का मतलब मैक्सिमम कंट्रैक्शन से मैक्सिमम रिलैक्सेशन के बाद जब हार्ट दोबारा कंट्रेशन की तरफ चला जाता है, उस फेज को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। और याद रखना, फेज फोर्थ हमारे हार्ट के रिदम में वो फेज है जहां पर हमारा हार्ट सोडियम को अंदर आने लगता है। जितना ज्यादा सोडियम अंदर आ जाएगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा? कंट्रैक्शन। एंड दैट फेज इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टरी पीरियड। अगर आप लोग यहाँ पर देख भी लोगे कि स्लोली सोडियम अंदर आना स्टार्ट, जो ही सोडियम अंदर आना स्टार्ट कर जाएगा, तो हमारा हार्ट किसकी तरफ चला जाएगा? कंट्रैक्शन की तरफ चला जाएगा। देखो दोबारा बता दे, थोड़ा सा रिवीजन। हम लोग इस वक्त पढ़ रहे एंटी एरिथमिक ड्रग्स। एंटी एरिथमिक ड्रग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की ड्रग है। जितने भी हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ड्रग्स है, चाहे एंटी हाइपरटेंसिव है, एंटी हाइपरलिपिडिक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, इस्चीमिक डिजीज है, वहां पर क्या रहता है? हम लोग डायरेक्ट प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। वी नॉट टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, के वहां पर आयनस की बात नहीं करते, रिसेप्टर्स के बारे में बात करते और ओवरऑल इफेक्ट जानते हैं। लेकिन जब हम एंटी एरिथमिया के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर हम ओवरऑल इफेक्ट नहीं जानते। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कार्डियक साइकिल, जिस इज कॉल्ड एज कार्डियक रिदम, वहां पर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल की क्या प्रॉपर्टी रहते हैं, आयनस के पास क्या प्रॉपर्टी रहते हैं, कैसे एक सेल डिपोलराइज करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे एक सेल रिपोलराइज करती है, इसका मतलब रिलैक्सेशन करते हैं, उस चीज को हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अगर किसी भी तरीके से मेरे हार्ट के पास जो इम्पल्स जनरेट होते हैं ऐसे नोड से या एवी नोड से, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, उस जनरेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, वहां पर कंडक्टेंस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक एरिथमिया। और फिर मैंने कहा था एक हार्ट के पास 4 साइकिल्स रहते हैं। इम्पल्स का जनरेट हो जाना, उसके बाद उसका कंडक्टेंस हो जाना, उसके हार्ट में एक्साइटेबिलिटी लाना, या हार्ट में रिलैक्सेशन ला जाना, जिसको रिपोलराइजेशन बोलते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट साइकिल्स है। लेकिन याद रखना, अगर किसी भी तरीके से मेरे हार्ट में ना इस्चीमिया डिजीज हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड की, या किसी भी तरीके से मैकेनिकल इंजरी हो जाए, या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाए, या फार्माकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाए, या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल में इलेक्ट्रोलाइट या पीएच में प्रॉब्लम आ जाए, मेरे हार्ट में किस चीज में प्रॉब्लम आते हैं? रिथमिस्टी में। अगर किसी के भी हार्ट में इस्चीमिया डिजीज आ जाए, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आ जाए, इलेक्ट्रोलाइट में प्रॉब्लम आ जाए, पीएच में प्रॉब्लम्स आ जाए, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाए, या किसी भी तरह से मैकेनिकल इंजरी हार्ट में आ जाए, वो किस चीज में प्रॉब्लम लाते हैं?
ऑटोमेटिसिटी या रिदमिसिटी ऑफ द हार्ट, जिसको PQRST साइकिल बोलते हैं, और उसकी वजह से कौन सी डिजीज हो जाती है हमारे बॉडी, कार्डियक एरिथमिया। और वो सारे के सारे ड्रग्स जो ट्रीट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं या एबनॉर्मेलिटी ऑफ कार्डियक रिदम, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी एरिथमिक ड्रग्स। और उसके बाद हमने कहा था कि जो एक साइकिल PQRST साइकिल है ना, इसके अंदर में 5 फेजेस हैं। फेज 0, 1, 2, 3, 4। फेज 0 वो साइकिल है कार्डियक रिदम का जहां पर मैक्सिमम सोडियम सेल के अंदर आता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और सेल में क्या होता है, कंट्रैक्शन। उसके बाद फेज फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है, सोडियम चैनल को ब्लॉक किया जाता है, पोटेशियम को बाहर निकाला जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है और सेल किसकी तरफ चलता है, रिपोर्टेशन की तरफ या रिलैक्सेशन की तरफ। उसके बाद फेज नंबर सेकंड है जिसको हम प्लेटिव फेज बोलते हैं, वहां पर कैल्शियम आना स्टार्ट कर जाता है, लेकिन जो आइनोट्रॉपिक प्रॉपर्टी सोडियम की है वो आयनिक प्रॉपर्टी कैल्शियम के पास नहीं है। उसके बाद फेज नंबर थर्ड में इस कैल्शियम करंट को भी क्या किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है और मैक्सिमम पोटेशियम को बाहर निकाला जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा रिपोलराइजेशन, बहुत ही ज्यादा रिलैक्सेशन किस में आ जाती है, हार्ट में। फिर मैंने कहा था कि फेज 0 मैक्सिमम कंट्रैक्शन, फेज 3 मैक्सिमम रिलैक्सेशन, उनके बीच में एक फेज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेज नंबर 4, और उस फेज को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव पीरियड। और रिफ्रैक्टिव पीरियड को दूसरा नाम बोलते हैं ऑटोमेटिसिटी फेज। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हमारा हार्ट क्या ऑटोमेटिक है कि जब मैक्सिमम रिलैक्स हो जाते हैं, ये हमारे हार्ट को किसकी चीज की तरफ लेकर आते हैं, कंट्रैक्शन की तरफ, एंड उस फेज को बोलते हैं फेज नंबर 4 या रिफ्रैक्टिव पीरियड। उसके बाद हम लोग थोड़ा इसको और स्टडी करेंगे एक साइकिल के बाद, ताकि आप लोगों को एक क्लियर हो जाए। आप लोग थोड़ा इस चीज पे ध्यान देना। मैंने कहा था कि फेज नंबर 0 यहां पर बहुत ज्यादा मैक्सिमम, अगर आप देखोगे, सोडियम अंदर आ जाता है। उसके बाद मैंने कहा था कि फेज नंबर फर्स्ट में बहुत ज्यादा पोटेशियम को क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। उसके नंबर फेज नंबर थर्ड में बहुत ज्यादा कैल्शियम को अंदर लाया जाता है। और उसके बाद जब फेज नंबर थर्ड हो जाता है, उसमें कैल्शियम को भी बुला किया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा पोटेशियम को क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा पोटेशियम को हम लोग बाहर करवा देते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम रिपोलरेशन आता है। लेकिन बाद में आता है फेज नंबर 4। फेज नंबर 4 वो है जहां पर अब सोडियम आना सेल के अंदर स्टार्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारा हार्ट फ्रॉम मैक्सिमम रिलैक्सेशन से अब कंट्रैक्शन की तरफ चला जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज फेज नंबर 4। द डिफरेंस बिटवीन द फेज नंबर 0 एंड द फेज नंबर 3 इज कॉल्ड एज फेज नंबर 4, एंड दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टरी फेज। अब देखो, जब हम एंटी एरिथमिक ड्रग्स देखते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन क्या चीज है, उसकी क्लासिफिकेशन, और हम कैसे कार्डियक एरिथमिया चीजों को ठीक करते हैं। देखो, नंबर फर्स्ट आप चीज एक चीज को अंडरस्टैंड कर दो यहां पर। अब देखो यहां पर एक चीज आप अंडरस्टैंड कर देना, उस चीज को देखो। हमारे पास 4 क्लास के एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं हमारे बॉडी में। 4 तरह के एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं। द नंबर फर्स्ट क्लास इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग ड्रग्स। द फर्स्ट क्लास इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग ड्रग्स, या कह सकते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर। नंबर सेकंड ड्रग, ये लोग क्या कर रहे हैं। अब देखो यहां पर जो फेज फर्स्ट है जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग ड्रग्स, या जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स रहते हैं, एंड नंबर सेकंड ड्रग्स, दीज आर कॉल्ड एज एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स, एंड द क्लास नंबर थर्ड, एंड दीज आर कॉल्ड एज agents widening action potential, and the phase number 4 is called as calcium channel blockers। और एंटी एरिथमिक ड्रग्स में एक स्पेशल कैटेगरी की ड्रग है प्रोक्सिमल सुपरवेंट्रिकुलर टेचिका, जिसको पीवीएसटी बोलते हैं, वहां पर भी एक क्लास आता है। तो इसका मतलब हो गया, जैसे कार्डियक रिदम वर्क करता है वैसे ही एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, वैसे ही एंटी एरिथमिक ड्रग्स है। फॉर एग्जांपल, फेज नंबर 0 सोडियम चैनल को बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं, वहां पर जो ड्रग्स इन्वॉल्व करते हैं उनको बोलते हैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग ड्रग्स, या हम कहते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर। दिस इज द नंबर 1। दिस इज नंबर 1। उसके बाद हम किस चीज के बारे में बात करते हैं, देन वी कॉल्ड एज ए फेज नंबर सेकंड एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। अगर आप लोग पढ़े होंगे कि प्रोपेनोलोल एंड एस्मोलोल ये बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स है, और वो ड्रग्स कहां पर यूज किए जाते हैं, एंटी एरिथमिया। एंड नंबर थर्ड, एजेंट्स वाइडनिंग एक्शन पोटेंशियल, ये भी एक कैटेगरी की ड्रग है। और जो लास्ट वाली कैटेगरी की ड्रग है दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जैसे हमारे पास कार्डियक रिदम वर्क करते हैं ना, वैसे हमारे पास है एंटी एरिथमिक ड्रग्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर देख लेना, वो ड्रग्स जो फेज फर्स्ट को ब्लॉक करते, दीज आर कॉल्ड एज मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग ड्रग्स।
इसमें भी 3 कैटेगरीज है, मॉडरेटरी, लिटल एंड मार्केट। मॉडरेटरी ड्रग्स वो रहते हैं जैसे क्विनिडीन है, प्रोकेनेमाइड है, डिसोपायरामाइड है, ये मॉडरेटली। अगर आप लिटिल में देखोगे तो हमारे पास लिग्नोकेन है और साथ में मैक्सिटिलाइड है। अगर आप मार्केटली एंटी अरिथमिक ड्रग्स क्लास फर्स्ट में देखोगे जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट्स है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल ड्रग्स है, वहां पर जो इंपॉर्टेंट आते हैं जैसे मार्केटली जैसे प्रोपोफिनोन और फिलिकेनाइड। जो क्लास सेकंड की ड्रग है जिनको हम एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं, उसमें हमारे पास आते हैं प्रोपानोल आता है जो बीटा ब्लॉकर है, उसमें एस्मोलोल आता है जो साथ हाथ में क्या आता है वो बीटा ब्लॉकर। हमारे पास कुछ एजेंट्स है जो वाइडनिंग करते हैं एक्शन पोटेंशियल, उसकी भी ड्रग्स है। और हमारे पास कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है जैसे वीरापामिल और डिल्टियाजम। अगर आप लोग इस स्क्रीन पर देखोगे, जैसा ही एंटी एरिथमिया काम करता है ना, वैसे ही हमारे पास ब्लॉकर्स भी है। यहाँ पर देखोगे कैल्शियम थर्ड में, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, या इनको कह सकते हैं वो एजेंट्स जो हमारे बॉडी में एक्शन पोटेंशियल को बहुत वाइड कर देते हैं, जिसमें एम्योडेरिन और सोटालॉल है। और उसके बाद अगर आप क्लास फोर्थ देखोगे, यहाँ पर आप कैल्शियम चैनल, अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा कीनली एनालाइज करोगे, जैसा ही कार्डियक रिदम वर्क करता है ना, वैसे ही हमारे बॉडी में क्या आ जाता है, वैसे हमारी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, वैसे हमारी बॉडी इफेक्ट आता है। तो जैसे एरेथीमिया, एंटी एरेथीमिक ड्रग्स उसी फेज पे एक्ट करते हैं जहां पर एक्चुअली दिस कार्डियक रिथम एक्चुअली में बनती है। ठीक बात है, थोड़े इसको और आगे हम लोग स्टडी करेंगे। सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं, उन्होंने चैट बॉक्स में क्वेश्चन किए। वो कल करेंगे भी क्वेश्चंस, पहले थोड़े इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा या नेक्स्ट सेशन में भी करवा दूंगा। और मतलब नेक्स्ट सेशन क्लास के बाद फिर उसमें सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे बस। तो देखें क्वेश्चन में क्या क्या। आसमा को व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, क्या क्वेश्चन करे। यस सर, व्हाट इज द प्रॉब्लम। सर अपने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था ना, पहले वो कंप्लीट, वो भी करवा देंगे, लेकिन पहले वो करेंगे, क्या पता कल क्लासेस ना हो, इसी वजह से मेन जो ड्रग्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे और मैं भी सेटिस्फाई रहूंगी। क्योंकि ये कुछ क्लास ऐसी है जिनको आप खुद नहीं पढ़ सकते, जहां तक मैं जानता हूँ, जहां तक मेरी खुद की नॉलेज है। तो पहले मैं वो कंप्लीट करा, उसके बाद आप क्यों ना पूरे फरवरी तक पढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले क्लियर करते हैं कुछ टॉपिक्स। ठीक बात है। अब सुनो यहाँ पर, देखो हम लोगों ने एंटी एरिथमिक पढ़ा था, और यहाँ पर थोड़ा सा इसको ना हम थोड़ा देखिए, अगर किसी की पर्सन को हार्ट रेट में प्रॉब्लम आ जाए, हार्ट रेट में प्रॉब्लम करके 72 बीट्स पर मिनट, इसको 100 बीट्स पर मिनट हो जाए, 200 बीट्स पर मिनट हो जाए, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक एरिथमिया। अगर किसी भी पर्सन को रिदम में प्रॉब्लम आ जाए, रिदम होने के बाद जो PQRST साइकिल पड़ा है, जहाँ पर डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन, अगर वहां पर प्रॉब्लम आते हैं, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है हमारे बॉडी में कार्डियक एरिथमिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपसे करवाया था, दिस इज कॉल्ड एज इम्पल्स। प्लीज एंड प्लीज इस चीज को आप थोड़ा सा एनालाइज कर देना, इम्पल्स को, कि अगर मेरे बॉडी में कंडक्शन तो हो रहा है, इम्पल्स तो जनरेट हो रहा है, अगर वो प्रॉपरली कंडक्शन नहीं होता आर्टरी से वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल से आर्टरियम की तरफ, उसकी वजह से कौन सी डिजीज हो जाती है, कार्डियक एरिथम। कार्डियक एरिथम इज नन बट द प्रॉब्लम इज द कार्डियक रिदम। लेकिन कार्डियक रिदम में दो चीज हो जाती है, कंडक्शन में भी प्रॉब्लम हो जाना, उसके बाद जनरेशन में प्रॉब्लम हो जाना, या इम्पलेंस का स्टोर हो जाना, इम्पल्स का स्टोर हो जाना, उसकी वजह से क्या हो जाता है, कार्डियक एरिथमिया। ठीक बात है, थोड़ी इसकी क्लासिफिकेशन में भी जाना चाहता हूँ अभी। देखो हमारे पास क्लासिफिकेशन में पहले सोडियम चैनल ब्लॉकर है, याद रख लें, मैंने भी एक ऑब्जेक्टिव पेपर देखा था जो मैंने क्लास में डिस्कस किया था। उसने क्वेश्चन पूछा था कि जो क्विनिडीन है ना, वो किस कैटेगरी की ड्रग है। मैंने